Hello friends, welcome back to our YouTube channel Alpha Vidya Sangol. In previous lecture we discussed about the unit number 4, the air. एयर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था, जो वेदर एंड क्लाइमेट के फीचर्स है, इन्फ्लुएंस है उसके. तो पहला इन्फ्लुएंस था उसका टेम्परेचर, बाद में था एयर प्रेशर एंड थर्ड था विंड. तो लास्ट टाइम हमने विंड के बारे में डिस्कस किया कि विंड है वो क्या होता है. तो विंड है जैसे लो प्रेशर से हाई प्रेशर तक जो मूवमेंट होती है एयर की, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विंड कहते हैं. तो ये मूवमेंट किस तरह से होती है, तो ये जब कहीं एरिया पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया तो वहां की जो एयर होगी वो एयर जब हॉट हो जाएगी तो वैसे राइज अप हो जाएगी. तो राइज अप होने की वजह से वहां पे जो जगह होगी तो उस जगह को बुनने के लिए वहां पे हाई प्रेशर में से जहां पे जो कोल्ड एरिया होगा, तो कोल्ड एरिया की एयर है वो ऐसे डाउन पे आएगी. तो डाउन पे आने की वजह से वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा. तो ये हाई प्रेशर की जो एयर होगी वो ऐसे लो प्रेशर का जो एरिया है वहां तक आएगी. तो वहां तक आने से क्या हो गया, तो एयर की मूवमेंट हुई ना. तो ये मूवमेंट होने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विंड कहते हैं. तो विंड के जो 3 टाइप्स के विंड्स होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया. परमानेंट विंड होते हैं, सीजनल विंड होते हैं एंड लास्ट है लोकल विंड. उसके बारे में डिस्कस किया कि सीजनल विंड क्या होता है, परमानेंट विंड क्या होता है एंड लोकल विंड. लोकल विंड में हमने लास्ट देखा था कि लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज. तो ये दोनों फिनोमिना किस तरह से होती है वो हमने देख लिया था. मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके भी आपको बताया था कि कैसे लैंड ब्रिज होता है एंड कैसे सी ब्रिज की फिनोमिना होती है. एंड लास्ट में हमने देखा था कि साइक्लोन है. तो ये साइक्लोन किस तरह से क्रिएट होता है, जब भी कोई भी एक ऐसा एरिया होगा जैसे कि कोई भी ओशन है, फॉर एग्जाम्पल हम बे ऑफ बंगाल की बात करते हैं, तो बे ऑफ बंगाल में ये साइक्लोन क्रिएट हुआ था, हम जानते हैं ये. तो ये क्रिएट क्यों हुआ था, क्योंकि ये वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया. लो प्रेशर क्यों क्रिएट हो गया, क्योंकि वहां पे 3 साइड में अराउंड में लैंड बॉडीज है. तो ये लैंड बॉडीज है, वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया. अब हाई प्रेशर क्रिएट हो गया तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक अब विंड आएगा. तो विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक आएगा तो वहां पे जो जितने भी विंड है वो एक साथ कलेक्ट हो जाएंगे. तो एक साथ कलेक्ट हो जाने की वजह से वो ऐसे सर्कुलर वे में मूवमेंट करने लगेंगे. तो वहां पे ये जो सर्कुलर वे में मूवमेंट करने की वजह से क्या होता है, वहां पे साइक्लोन नाम का जो एक प्रोसेस फिनोमिना है वो वहां पे क्रिएट हो जाती है. ये जो साइक्लोन होने की वजह से कितने सारे डिस्ट्रक्शन हुए थे वो हमने लास्ट टाइम देख लिया. आज हमने जो लास्ट हमारा टॉपिक है जो क्लाइमेट एंड वेदर का इन्फ्लुएंस करता है, उसका फीचर्स है वो है मॉइस्चर. तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मॉइस्चर क्या होता है, तो पहले देखो क्या होता है कि वाटर्स होते हैं वो ऐसे वाटर का इवोपरेशन होता है. तो ये वाटर इवोपरेशन कब होता है, इवोपरेट कब होता है, कि जब भी सनरेज ज्यादा होगी. तो सनरेज ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि जो वाटर होगा वो वाटर ऐसे हॉट होने लगेगा. तो हॉट होने की वजह से वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो उसका जो लिक्विड फॉर्म है उसमें से वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा. तो ये जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वाटर वेपर कहते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा कि ज्यादातर ये जो वाटर इवोपरेट होते हैं वो कहाँ पे होंगे, लैंड से या फिर जो वाटर बॉडीज होगी वहां पे से. इवोपरेट होके क्या बन जाएगा, वाटर वेपर. अब कभी कभी आपने क्या होगा कि ये जो वाटर वेपर होते हैं वो वाटर वेपर कहाँ पे हो गए, एयर में ही हो गए. तो एयर में ज्यादातर जब वाटर वेपर कलेक्ट हो जाएगी तब वहां का जो एरिया है, वेदर है, क्लाइमेट है, वो कैसा हो जाएगा, तो वहां का जो क्लाइमेट है वो ऐसे ह्यूमिड टाइप का हो जाएगा. ह्यूमिड क्लाइमेट हो जाएगा या फिर वेदर हो जाएगा. तो ये कैसे क्रिएट हो गया, ये ह्यूमिड क्लाइमेट है, वेदर है, वो कैसे क्रिएट हुआ, क्योंकि
जब भी सनरेज ज्यादा होगी तो सनरेज ज्यादा होने की वजह से वाटर है वो ज्यादा इवोपरेट होगे, तो वाटर ज्यादा इवोपरेट होगा तो अब क्या होगा कि सारी की सारा जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाटर वेपर कहाँ पे रहेगी, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहीं पे रहेगी ना। तो वो ये जो वाटर वेपर है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम ऐसे मॉइस्चर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, मॉइस्चर। मॉइस्चर यानी कि ज्यादातर उसमें वाटर का भाग होगा, वो वाटर वेपर जो होगी उसे हम मॉइस्चर कहेंगे। तो ये जब एटमॉस्फेयर में ये जो बढ़ जाएगी वाटर वेपर तो उसकी वजह से क्लाइमेट कैसा हो जाएगा, ह्यूमिड टाइप का क्लाइमेट हो जाएगा। तो उस कभी कभी ज्यादा डे तक इतना वेदर रहता है तो उसे हम ह्यूमिड डे भी कहते हैं, ह्यूमिड डे भी कहते हैं। तो इस टाइम में क्या होता है कि इस टाइम में ज्यादातर हमने कभी जो कपड़े सुखाए होंगे तो वो ज्यादातर गीले ही रहेंगे, ऐसे आसानी से सूख नहीं जाएंगे। और जो हमारे बॉडीज में जो स्वेट निकलता है वो भी ज्यादातर ऐसे इवोपरेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां का जो क्लाइमेट है वो ऐसे ह्यूमिड टाइप का हो गया। ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर तो है ही, तो अब इतना सारा मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर में तो फिर हमारी बॉडी में जो स्वेट निकला है वो कैसे इवोपरेट होगा, ऑलरेडी इतना है तो अब कैसे होगा। तो ज्यादातर ऐसा जब वेदर होता है, ऐसा जब क्लाइमेट होता है तब क्या होता है कि तब वहां पे जो हमारे क्लॉथ होते हैं वो ऐसे ड्राई नहीं होते हैं, क्लॉथ ड्राई नहीं होते हैं। और दूसरा क्या होता है कि दूसरा हमारे जब बॉडी का स्वेट होता है, बॉडी स्वेट आर नॉट इवोपरेट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से जो हमारा ह्यूमिड टाइप का वेदर होगा तो वो जो हमारा डे होगा वो कैसे जाएगा, तो हमारा डे होगा वो ऐसे अनकंफर्टेबल जाएगा, हमें इरिटेशन होने लगेगी। क्यों इरिटेशन होने लगेगी, क्योंकि हमारी बॉडी का जो स्वेट है वो ऐसे इवोपरेट नहीं होगा। तो इवोपरेट ना होने की वजह से हमें बॉडी में इरिटेशन होता है, तो इरिटेशन होने की वजह से हमें अनकंफर्टेबल फील होता है, हमें कहीं पे कंफर्टेबल फील नहीं होगा। जब ये क्लाइमेट होगा तब, ह्यूमिड टाइप का वेदर होगा तब। और ये वेदर कैसे क्रिएट होगा, ये वेदर जब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है वो ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा होने की वजह से वहां पे मॉइस्चर क्रिएट होगा। तो ये मॉइस्चर होने की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो गए। तो ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट होने की वजह से हमें अनकंफर्टेबल फील हो गया। तो ये मॉइस्चर के बारे में बात हो गई। अब क्या होता है कि ये जो वाटर वेपर है वो क्रिएट हो गई, अब एटमॉस्फेयर में है ये वाटर वेपर। अब क्या होगा कि जैसे जैसे एयर है वो ऐसे एयर वार्मर होगी, वार्म होगी तो क्या होगा कि वार्म होगी तो उसके पास का जो एरिया है वो बढ़ जाएगा, यानी कि वाटर वेपर है वो ज्यादा और कलेक्ट होने लगेगी। क्यों, क्योंकि एयर वार्म हो गई यानी कि एयर है वो गर्म हो गई। तो गर्म होने की वजह से क्या होगा कि उसका ऐसे ये जो एरिया है वो बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा। तो एरिया बढ़ जाने की वजह से क्या होगा कि और सारी वाटर वेपर वहां पे कलेक्ट होने लगेगी। क्या होगा, और सारी वाटर वेपर है वो वहां पे कलेक्ट होने लगेगी, वाटर वेपर कलेक्ट होगी। अब ये सारी वाटर वेपर है वो कभी एक टाइम तो आएगा कि वो ऐसे कूल डाउन हो जाएगी। तो ये वाटर वेपर जब कूल होगी या फिर कंडेंस होगी, उसे हम कोई भी कह सकते हैं। तो ये कंडेंस होने की वजह से क्या होगा कि कंडेंस होने की वजह से वहां पे क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन ये कैसे होगा फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन तब होगा कि जब एयर है वो वार्म होगी, वार्म होने की वजह से वहां पे ज्यादा एरिया क्रिएट होगा तो ज्यादा वाटर वेपर वहां पे आएगी। और वाटर वेपर है वो जब ऐसे कूल डाउन हो जाएगी तब ऐसे पहले कंडेंस हो जाने की वजह से पहले ये वाटर वेपर में से क्या फॉर्म क्रिएट होगा, पहले वाटर वेपर में से वाटर ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट्स, पहले वाटर ड्रॉपलेट से वो क्रिएट होगी। ये सारे कहीं सारे ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट जब कलेक्ट होंगे तब क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, तभी होगा। एक
जो वन वाटर ड्रॉपलेट होगी तो उससे कोई क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर मिनिमम जैसे ऐसे 1000 या फिर 5000 जितने वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट होंगे तब क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। याद रखना, सिर्फ एक ही वाटर ड्रॉपलेट से नहीं क्रिएट होता है, कहीं सारा ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट है वो कलेक्ट होगी तब क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। अब क्या होगा कि ये जो क्लाउड होते हैं, हमें पता है कि क्लाउड है वो ऐसे स्काई में क्या है, कहीं हम दूसरी जगह पे ऐसे मूवमेंट करते रहते हैं, यानी कि इसका जो वेट है वो अब बढ़ गया ना, क्योंकि ये जो वाटर वेपर है वो तो अब वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गई ना, तो उसका वेट है वो बढ़ गया, तो ये एयर में क्या करेंगे, एयर में ऐसे फ्लोट करेंगे, फ्लोट। लेकिन ज्यादातर ऐसे क्लाउडेड है, क्लाउड से वो ऐसे फ्लोट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका वेट बढ़ गया ना। अब वेट बढ़ गया तो क्या होगा कि ऐसे वो ये जो क्लाउड है उसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, अर्थ जो लैंड का एरिया है वहां पे उसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। यानी कि क्लाउड का प्रेसिपिटेशन हो जाने की वजह से क्या होगा कि जो वाटर्स है वो ऐसे लैंड में डाउन हो जाएगी, तो ये वाटर डाउन होने की वजह से क्या कहते हैं, हम उसे रेन कहते हैं। तो रेन की डेफिनेशन क्या हो गई, ये जो रेन फिनोमिनास होती है वो भी मॉइस्चर से ऐसे कनेक्टेड होती है। जब ह्यूमिड टाइप का वेदर होगा तब ये सारी प्रोसेस होने की स्टार्ट होती है, रेन होने की। तो रेन यानी कि जो क्लाउड है, clouds are precipitation in the form of water. It is called rain. तो ये रेन की फिनोमिना कैसे होती है, पता चल गया आपको कि जब ऐसे ह्यूमिड टाइप का वेदर होगा तब क्या होगा कि वाटर वेपर से वो ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगी, तो कहीं सारी ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट से वो कलेक्ट हो गए, क्लाउड का फॉर्मेशन करेंगे। अब क्लाउड का जब वेट बढ़ेगा तब वो ऐसे एयर में, एटमॉस्फेयर में फ्लोट नहीं करेगी, तो फ्लोट न करने की वजह से क्या होगा कि वो ऐसे उसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो प्रेसिपिटेशन हो जाने की वजह से वाटर फॉर्म में वाटर से ऐसे लैंड पे आएगी, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रेनफॉल कहते हैं। तो ये जो रेनफॉल की फिनोमिना होती है तो ये भी 3 टाइप के रेनफॉल होते हैं, 3 टाइप्स के। कौन कौन से हैं, तो जो फर्स्ट टाइप है वो है कन्वेंशनल रेन, सेकेंड है साइक्लोनिक रेन, एंड थर्ड है ओरियोग्राफिक रेन। तो ये 3 टाइप्स के रेन है। जो साइक्लोनिक रेन होता है उसमें क्या होता है, तो साइक्लोनिक रेन है वो हमें पता है कैसे होता है, ओशंस में से जब वाटर है वो ऐसे हॉट हो जाने की वजह से क्या होगा कि ये जो वाटर है हॉट हो जाने की वजह से उसमें वाटर फॉर्म में वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। ये वाटर वेपर है वो बाद में वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होगा। ये वाटर ड्रॉपलेट है वो इस कहीं ज्यादा कलेक्ट हो गए, ऐसे क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। ये क्लाउड का फॉर्मेशन होने की वजह से उसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, तो वो प्रेसिपिटेशन है वो एज ए वाटर के फॉर्म में होगा, तो ये क्या हो गया, रेन हो गया। तो वो किस फॉर्म में हुआ, साइक्लोनिक फॉर्म में हुआ ना। देखो यहाँ पे क्या होता है कि पहले यहाँ पे कोई ओशन है, पहले यहाँ पे कोई ओशन है, ओशंस में क्या होगा, वाटर्स होगा। अब ये वाटर है वो ऐसे हॉट होगा तो वो राइज अप होने की वजह से ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाने के बाद में क्या होगा कि ये ड्रॉपलेट्स कहीं सारे कलेक्ट हो गए, ऐसे क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो गया, बाद में क्या होगा, प्रेसिपिटेशन हो जाने की वजह से ऐसे रेनफॉल होगा। तो ये रेनफॉल यानी कि वाटर फॉर्म में ही होगा ना, तो वो फिर से कहाँ पे आएंगे, तो वो फिर से यहाँ पे ही आएंगे ना, ओशंस में ही, और ओशन में से फिर से वाटर फॉर्म में। तो ये जो
हमारा सर्कल है वो किस फॉर्म में हुआ, तो वो ये जो सर्कल है वो ऐसे राउंड फॉर्म में हुआ ना, यानी कि वन फॉर्म में से अनदर फॉर्म में ये कन्वर्ट होते ही रहते हैं, ये फिनोमिना है वो चलती ही रहती है ऐसे राउंड फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में ये फिनोमिना चलती रहती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम साइक्लोनिक रेन कहते हैं। तो ये साइक्लोनिक रेन इस तरह से होता है। अब हम बात करें कि कन्वेंशनल रेन कैसा होता है, तो कन्वेंशनल रेन यानी कि क्या होता है कि कभी कभी जो एरिया जहाँ पे ट्रीज ग्रोन नहीं की जाती है, तो ट्रीज ग्रोन ना हो तो उसका क्या होता है कि ज़्यादातर जो रेनफॉल होता है, कभी कभी जो ज़्यादा रेनफॉल हो जाने की वजह से जो वाटर है वो ऐसे ट्रीज है उसे प्रिजर्व करते रहते हैं, यानी कि लैंड उसे एब्सॉर्ब कर लेते हैं जो वाटर होते हैं उसे। तो ऐसे अंडरग्राउंड जो वाटर होते हैं वो भी हाइड्रोस्फीयर में से ही हमें फाउंड होगा, वो भी एक वाटर का फॉर्म ही है। जो अंडर वाटर है वो भी एक वाटर का फॉर्म है, लेकिन ये अंडर वाटर फॉर्म वाटर है वो किससे फॉर्म होता है, जो ज्यादातर रेनफॉल होगा तब क्या होगा कि जो ट्रीज है उसे एब्सॉर्ब करेगी ये वाटर को और एज ए लैंड में उसे प्रिजर्व करके रखेगी, तो ये उसे हम अंडर वाटर कहते हैं। तो ये अंडर वाटर के थ्रू क्या होता है कि उसे प्रिजर्व करके रखेंगे, लेकिन ऐसा एरिया होगा कि जहाँ पे कोई भी ट्रीज ही नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ माउंटेन ही होगी। तो माउंटेन में क्या होगा कि जो माउंटेन की स्लोप के थ्रू ऐसे जब रेन का वाटर आएगा तो कभी कभी जो वहाँ का जो एरिया होगा वो एरिया पे फ्लड भी आ सकता है। तो इस टाइप का जो रेन होता है, इस टाइप के फिनोमिना होते हैं, उसे हम कन्वेंशनल रेन कहते हैं। कन्वेंशनल रेन है वो ज्यादातर कहाँ पे होती है कि जहाँ पे ट्रीज है वो नहीं होती है और सिर्फ माउंटेन्स होती है। तो माउंटेन्स के स्लोप के थ्रू ऐसे रेनफॉल के जो वाटर आएंगे तो वहां पे फ्लड आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। तो फ्लड आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कन्वेंशनल रेन भी कहेंगे। अब हम बात करते हैं ओरेग्राफिक रेन की। तो ये ओरेग्राफिक रेन कब होता है, तो ये ओरेग्राफिक रेन है जब वाटर है, ओशन का ये वाटर है, जब वार्म हो जाने की वजह से डायरेक्ट ये उसका क्लाउड में फॉर्मेशन हो जाएगा। डायरेक्ट मैं बोलती हूँ, यहाँ पे मैंने क्या कहा था, वाटर वेपर के बाद हम वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा, ये सारे ड्रॉपलेट्स मिलके क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ये जो ओरेग्राफिक रेन होता है उसमें क्या होता है कि उसमें जो ओशंस का वाटर्स होता है, ओशन का वाटर डायरेक्ट ऐसे इतना वार्म अप हो जाएगा कि वो डायरेक्ट क्लाउड में फॉर्मेशन हो जाएगा उसका, और ये क्लाउड फॉर्मेशन हो गया तो बाद में उसका प्रेसिपिटेशन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम रेन कहेंगे। तो इस टाइप का जो रेनफॉल होता है उसे हम ओरेग्राफिक रेन कहते हैं। तो ये तीनों फिनोमिना है रेन की। तो ये रेनफॉल किस तरह से होते हैं ये शायद आपको पता चल गया होगा कि साइक्लोनिक फॉर्म में होता है रेन, तो इस तरह से फिनोमिना होती है। अगर कन्वेंशनल रेन होता है रेनफॉल तो ज्यादातर जो माउंटेन का एरिया होता है तो वहां पे इस तरह से होता है। और अब हम ओरेग्राफिक रेनफॉल की बात करें तो इस तरह की जो फिनोमिना होती है और जहाँ पे रेनफॉल होता है उसे हम ओरेग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। तो ये जो रेनफॉल है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट फीचर्स है। क्यों इम्पोर्टेंट फीचर्स है, क्योंकि ये रेनफॉल होने की वजह से एनिमल एंड जो ट्रीज होती है, प्लांट्स होते हैं, वो ऐसे सर्वाइव कर सकते हैं। अगर हमें वाटर ही नहीं मिलेगा तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे, हम नहीं कर सकते हैं तो प्लांट कैसे सर्वाइव करेगा, तो उसे भी तो वाटर चाहिए ना ग्रोथ होने के लिए। तो ये रेनफॉल है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट फीचर्स हो गया। कभी क्या होता है कि जो रेनफॉल अगर ज्यादा नहीं होगी, रेनफॉल होगी ही नहीं, तो क्या होगा कि वहां पे कोई भी ड्राउट हो जाएगा। ड्राउट यानी कि क्या कहते हैं उसे हिंदी में, यानी कि भूखमरो कहते हैं। क्योंकि अगर कोई भी क्रॉप ग्रोन नहीं होगे तो हमें ऐसे क्रॉप मिलेंगे कहाँ से, क्रॉप नहीं मिलेंगे तो फिर हम ऐसे फूड क्या यूज करेंगे, तो ये हमें नहीं मिलेगा। तो ऐसे ड्राउट का जो डिजास्टर है वो क्रिएट हो जाएगा। और अगर ज्यादा रेनफॉल हो गया तो कौन सा डिजास्टर क्रिएट होगा, तो जो डिजास्टर क्रिएट होगा उसे हम कहते हैं फ्लड का। ज्यादा रेनफॉल होगा तो क्या होगा कि जो रिवर बैंक होगी वो इसका जो वाटर लेवल है वो बढ़ जाएगा, वाटर लेवल बढ़ जाने की वजह से फ्लड आएगा। तो ये दोनों फिनोमिना डिजास्टर है वो आपको याद रखने हैं कि जब रेनफॉल नहीं होता है तब ऐसे ड्राउट
टाइप के डिजास्टर होता है, और जब रेनफॉल बढ़ जाएगा तब ऐसे फ्लड टाइप का डिजास्टर होता है। तो ये जो मॉइस्चर है वो हमारा लास्ट टॉपिक था। अब हमें इस चैप्टर में कुछ डू यू नो वाले फैक्ट्स है उसके बारे में डिस्कशन करना है कि जो डू यू नो वाला फैक्ट है वो कौन कौन से है। तो याद कीजिए जब हमने टेम्परेचर के बारे में स्टडी किया था, जो वेदर और क्लाइमेट का इन्फ्लुएंस है, फीचर्स है, टेम्परेचर फर्स्ट फीचर्स था, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो जो टेम्परेचर है वो किसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं, तो जो थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर में हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। अब उसका यूनिट क्या है, टेम्परेचर का यूनिट कौन सा होता है, तो सेल्सियस है वो उसका यूनिट होता है। क्योंकि जो ये जो टेम्परेचर है उसे किसने इन्वर्ट किया था, तो ये जो एनडीएस सेल्सियस है उसने इन्वर्ट किया था, यानी कि ये सेल्सियस यूनिट है वो उसने इन्वर्ट किया था, इसीलिए उसे सेल्सियस ऐसा भी कहा जाता है। ये एनडीएस सेल्सियस है वो किसी पर्सन का नाम है, ये पर्सन का नेम है। ये यूनिट इसने फाउंड किया था, इसीलिए उसे सेल्सियस कहा जाता है। अब हम वाटर की बात करें तो वाटर है वो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो कितना है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 सेल्सियस। और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कब मेल्ट हो जाता है, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 सेल्सियस है। ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। जो डू यू नो वाले फैक्ट्स है उसमें ये दोनों चीज आपको दी गई है कि ये जो वाटर है वो कब बॉइल होने लगता है, कि जब वाटर का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री हो जाएगा तब वो वाटर है वो बॉईल करने लगेगा। और ये जो वाटर है वो मेल्ट कब होने लगेगा, कि उसका टेम्परेचर है वो ऐसे 0 डिग्री हो जाएगा। तो 0 डिग्री हो जाने के बाद में क्या होगा कि वाटर है वो ऐसे फ्रीजन होने लगेंगे, यानी कि उसका मेल्ट होने लगेगा, वो लिक्विड में से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। तो ये सेल्सियस के बारे में बात हो गई। अब हम जो नेक्स्ट फीचर्स हमने पढ़ा था एयर प्रेशर, तो एयर प्रेशर का जो डू यू नो वाला फैक्ट है उसमें क्या है कि एस्ट्रोनॉट होते हैं ना, एस्ट्रोनॉट वो क्या होता है कि जब वो मून पे जाते हैं ना तब वो ऐसे स्पेसियस टाइप के सूट पहनते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मून पे ना एयर प्रेशर होता नहीं है, मून पे ना एटमॉस्फेयर नहीं होता है। तो एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से क्या होगा कि वहां पे एयर प्रेशर तो नहीं होगा। एयर प्रेशर कब क्रिएट होता है, जब एटमॉस्फेयर होता है तब एयर प्रेशर क्रिएट होता है ना। लेकिन मून पे तो ऐसा कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो वहां पे हमें क्या मिलेगा कि एटमॉस्फेयर, वहां पे एयर प्रेशर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे अर्थ में जो एयर प्रेशर लगता है वो हमें मून में एयर प्रेशर नहीं लगेगा। अब मैंने कहा था कि एयर प्रेशर हमें लगता है क्योंकि उसका एक्सपीरियंस हमें होता नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी का भी कुछ प्रेशर होता है जो एयर प्रेशर से इक्वल हो जाएगा, इसीलिए हमें उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा। लेकिन मून में क्या होगा, अब तो मून में तो एटमॉस्फेयर का एयर प्रेशर नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी का जो एयर प्रेशर है ना, तो वहां पे अगर हम मून पे जाएंगे तो क्या होगा कि मून पे जाएंगे तो वहां पे हमारी बॉडी का प्रेशर है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ज्यादा इंक्रीज होने की वजह से जो हमारी ब्लड वेसल है वो ऐसे उसे ब्लड वेसल है वो ऐसे फटने लगेगी। तो वहां से ऑब्वियसली हमारी बॉडी में से क्या हो गया कि जो ब्लड है वो निकलने लगेगा। तो वहां पे अगर हमें मून पे जाना हो तो हमें स्पेशल ऐसे स्पेस जो सूट्स होते हैं वो ऐसे पहनने पड़ते हैं, क्यों ये जो स्पेशल जो स्पेस सूट होते हैं उसमें हम ज्यादातर एयर होती है, एयर रहती है। तो ये एयर हम क्यों रखते हैं उसमें, क्योंकि ये एयर और हमारी एयर प्रेशर और हमारी बॉडी का प्रेशर है वो ऐसे इक्वल रहे, इसीलिए हमारी जो ब्लड वेसल है वो ऐसे ब्रस्ट न हो जाए, इसीलिए इस सेफ्टी के लिए हमें स्पेस सूट को पहनना पड़ता है। जब हम हमारे प्लेनेट में से अगर दूसरे प्लेनेट है वहां पे जाएंगे तो हमें पता है कि हमारा जो प्लेनेट है अर्थ, वहां पे ही हमें एटमॉस्फेयर फाउंड होता है, तो वहां पे ही एयर प्रेशर होगा। और दूसरे जो प्लेनेट है वहां पे एटमॉस्फेयर है नहीं। अगर हमें कोई भी प्लेनेट पे जाना है तो हमें ये स्पेस सूट है उसे पहनना ही पड़ेगा।
अगर हम नहीं पहनेंगे तो हमारे ब्लड वेसल से वो ऐसे ब्रस्ट हो जाएगी, तो इस सेफ्टी के लिए हमें पहनना पड़ेगा। अब हम एयर प्रेशर है उसे मेजर, ये जो एयर प्रेशर है वो किसके थ्रू मेजर किया जाता है? एयर प्रेशर है वो बैरोमीटर होता है, उससे मेजर किया जाता है। बैरोमीटर होता है वो। नेक्स्ट है जो विंड वेन होते हैं, विंड वेन के थ्रू हम क्या मेजर कर सकते हैं? विंड वेन के थ्रू हम डायरेक्शन मेजर कर सकते हैं। क्या मेजर कर सकते हैं? डायरेक्शन को। अब हम कोई भी रास्ते पे ऐसे आगे, हमें कोई पता नहीं है कि हमें कहाँ पे जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, हमें ये भी नहीं पता है कि कौन सी नॉर्थ डायरेक्शन है, कौन सी साउथ डायरेक्शन है, कौन सी ईस्ट है, कौन सी वेस्ट है। अगर ये जब हमें पता ना हो और ये जो हमें पता करना हो, तो हम किससे पता कर सकते हैं? जो ये विंड वैन होता है उसके थ्रू हम डायरेक्शन को मेजर कर सकते हैं, उसे फाउंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट टेम्परेचर है, उसे हम थर्मोमीटर के थ्रू मेजर कर सकते हैं। एंड एयर प्रेशर को हम बैरोमीटर से मेजर कर सकते हैं। एंड डायरेक्शन अगर हमें पता करनी हो तो हम विंड वैन को यूज करेंगे। अब जो नेक्स्ट जो फैक्ट है वो क्या फैक्ट है कि जो डायरेक्शन होते हैं उसके हम नेम लेते हैं कुछ, जो विंड होते हैं उसका स्पेसिफिक नेम होता है। ये जो वेस्टर्न विंड है, ये ईस्टर्न विंड है, ये नॉर्थन विंड है, ये साउथ विंड है। तो ये नाम हम कब देते हैं? कि नाम हम तब देते हैं कि ये जो विंड है वो ऐसे विंड का डायरेक्शन ब्लोइंग हो जाने की वजह से, विंड ब्लो हो जाने की वजह से, विंड ब्लो यानी कि ब्लो यानी मूवमेंट होता है, ब्लो यानी कि मूवमेंट, जो विंड का मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन से आया है पहले वो हमें पता करना है। अगर हमें यहाँ पे खड़े हैं और जो विंड है वो अगर नॉर्थन की साइड से आया, नॉर्थ साइड से आया, नॉर्थ डायरेक्शन के, तो इस विंड का नाम क्या कहलाएगा? नॉर्थन विंड कहा जाएगा। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और ये जो विंड है वो अगर वेस्ट साइड से आई तो क्या कहला जाएगा उस विंड को? तो उस विंड को वेस्टर्न विंड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वेस्टर्न विंड कहा जाएगा। तो इस तरह से जो हमने विंड के थ्री पार्ट पाड़े थे, कौन कौन से थे? परमानेंट, सीजनल एंड लोकल विंड। तो वो किसके थ्रू पाड़े थे हमने? कि पहले हमें ये जो फिनोमिना होती है पहले हमें उसे एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। ये जो विंड के बारे में बात होती है तब की बात कर रही हूँ मैं। तो ये जो विंड होते हैं उसे हमें पहले एक्सपीरियंस करना पड़ता है कि ये विंड किस डायरेक्शन में आए से, किस फिनोमिना की वजह से ये विंड अकर हुए हैं। बाद में हम डिसाइड कर सकते हैं उसका नेम, पहले उसे हम एक्सपीरियंस करेंगे, बाद में हम उसके नेम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये विंड के बारे में कुछ डू यू नो वाले फैक्ट्स है वो हो गए। तो ये सारे डू यू नो वाले फैक्ट्स भी हो गए और हमारा जो लेसन है वो भी कंप्लीट हो गया। तो हमने इस लेसन में क्या क्या डिस्कस किया? तो एयर का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। बाद में उसके जो कंपोजिशन है उसके बारे में डिस्कस किया। कौन कौन से कंपोजिशन है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन एंड अदर गैसेस में आर्गन के बारे में हमने डिस्कस किया। स्ट्रक्चर यानी कि उसके स्फीयर कितने हैं? तो स्ट्रेटोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है, मीजोस्फीयर है। तो उसके स्फीयर के बारे में हमने डिस्कस किया। बाद में हमने वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में डिस्कस किया। वेदर एंड क्लाइमेट के बाद हमने उसके जो इन्फ्लुएंस है, उसके फीचर्स है, उसके बारे में डिस्कशन किया। टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड एंड मॉइस्चर के बारे में। तो इतना सारा हमने इस चैप्टर में डिस्कस कर लिया। तो अब शायद आपको एयर में जो कोई भी फिनोमिना होगी अब उसे हम ऐसे अपने थ्रू ऐसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ऐसे हम मन में अपने एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये फिनोमिना कैसे हुई, अगर हमने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो गया। आगे के लेक्चर में हम कोई नया लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना। थैंक यू।